Very good evening to all the viewers. I am Dr. Tanushree and I welcome you all to this live lecture on British administration at Surat. So let us begin with the introduction. The company known as the East India Company was incorporated in England on the last day of December 1600 by the Queen's Charter, and the Queen at that time was Queen Elizabeth. तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको आज ये इस बात के लिए जाना गया है कि इन्होंने हमारे ऊपर इतने साल जो है वो रूल किया था, ये कंपनी दिसंबर 1600 में चार्टर के थ्रू इंडिया में आई थी। तो क्वीन एलिजाबेथ ने ये चार्टर या आदेश पत्र इन्हें जारी किया था और ये जो एग्जैक्ट टाइटल इस कंपनी का है वो है द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू इंडिया में आने की परमिशन मिली थी बाय द वे ऑफ दिस चार्टर दैट वाज ग्रांटेड टू the company in the year 1600. This charter settled the constitution, powers and privileges which were to be granted to the company. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में किस तरीके से अपना सेटअप ऑर्गेनाइज करना है, क्या उनकी पावर्स होंगी, क्या उनको प्रिविलेजेस मिलेंगी, क्या उनका इंटरनल गवर्नेंस का क्या तरीका होगा, क्या उनका पूरा प्रोसेस होगा, ये सारी चीजें इस इन जनरल इस चार्टर 1600 में मेंशन करी गई थी ताकि इन्हीं के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको गवर्न कर सके। तो ये पूरा का पूरा हर चीज इस चार्टर में मेंशन किया गया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए प्रिविलेजेस जो उसको ग्रांट हुई हैं उनका यूज करते हुए एक प्रॉफिटेबल कंपनी का गठन करें। The company was to have a life of 15 years, but the charter could be revoked earlier by the Crown on the 2 years' notice if the trade carried on by the company did not appear to be profitable to the regime. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इनिशियली 15 साल का वक्त दिया गया था और उनको ये बोला गया था कि अगर विद इन 15 ईयर्स उन्होंने अच्छा काम किया और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉफिटेबल स्टेज पर रही तो फिर उनको कोई आगे आने वाले टाइम पीरियड में इसी चार्टर को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और अगर ये लगा इन 15 साल में कभी भी ऐसी स्थिति बनती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही या प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 साल का प्रायर नोटिस दिया जाएगा अपना बिजनेस वाइंड अप करने के लिए। और ये जो चार्टर है या ये जो लाइसेंस उन्हें मिला था इंडिया में ट्रेड करने का, ये इनकी जगह किसी और कंपनी को दे दिया जाएगा। तो दे हैड अ टाइम ऑफ 15 इयर्स इनिशियली और 2 साल का नोटिस पीरियड उनको ग्रांट किया गया था। और इसके लिए जोग्राफिकल लिमिट्स जो सेट करी गई थी वो कई सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज को उस टाइम पीरियड में इंक्लूड किया गया था चार्टर में, जैसे इंडिया, अमेरिका और अफ्रीका। तो उनको प्रॉपर बताया गया था कि विद इन इस जोग्राफिकल लिमिट इन इलाकों के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मोनोपोली अधिकार होगा कि ब्रिटेन की तरफ से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इन इलाकों में ट्रेड कर पाएंगे। इनके अलावा अगर कोई और कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी अगर पकड़ी जाती है इंडियन वाटर्स में, अमेरिकन या अफ्रीकन वाटर्स में, तो उनको पनिश किया जाता था। So the right of the company to carry on trade within the area was to be exclusive. No other British subject could carry on trade within this sphere. तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये एक्सक्लूसिव या मोनोपोली का अधिकार था और इनके अलावा कोई और ब्रिटिश सब्जेक्ट हमारे इलाके में इंडियन वाटर्स में ट्रेड नहीं कर सकता था अकॉर्डिंग टू चार्टर ऑफ 1600। Unauthorized traders were to be liable to forfeiture of the goods, imprisonment or such any other punishment as might appear to be कन्वीनियंट। तो उस टाइम पीरियड में अगर ये देखा गया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अनऑथराइज्ड है, मतलब वो ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं है और वो फिर भी इन इलाकों में ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का सामान जब्त किया जा सकता था, उसको कारावास की सजा दी जा सकती थी या कोई ऐसा पनिशमेंट जो सूटेबल उस टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए हो वो दिया जा सकता था। ये सब इसलिए था ताकि अनऑथराइज ट्रेडिंग जो है वो रुके और ईस्ट इंडिया कंपनी सारा का सारा जितना भी है मार्केट उसको कैप्चर कर पाए। The affairs of the company were to be controlled and conducted on democratic principles. तो according to Charter 1600, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया था कि उनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग सिस्टम पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के आधार पर होगा और वोटिंग के थ्रू ज्यादातर सब्जेक्ट मैटर्स जो है वो डिसाइड किए जाएंगे। तो कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा
कुछ भी प्रॉब्लम या ऐसा कुछ भी डिस्कशन अगर देखा गया कि भाई इसके ऊपर वोटिंग की जा सकती है, तो उस सिचुएशन में किसी भी विशेष व्यक्ति को कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाता था। तो जितने लोग जनरल कोर्ट का पार्ट होते थे उन सब की वोटिंग कराई जाती थी, और मैक्सिमम वोट जिसके पक्ष में होता था वो उस डिसीजन को ले लिया जाता था। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वर टू फॉर्म व्हाट वाज नोन एज जनरल कोर्ट। जनरल कोर्ट क्या था? जनरल कोर्ट जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स हुआ करते थे उनका एक व्यवस्था थी जिसको जनरल कोर्ट बोला जाता था। दिस जनरल कोर्ट वाज टू इलेक्ट एवरी ईयर अ गवर्नर एंड 24 कमिटी और डायरेक्टर्स। तो हर साल ये जनरल कोर्ट 25 लोगों को सिलेक्ट किया करता था, जिसमें एक गवर्नर हुआ करता था और 24 डायरेक्टर्स हुआ करते थे। तो जब वोटिंग हुआ करती थी ये सभी लोग वोट डाला करते थे। 25 लोगों की वोटिंग होती थी और 25 लोगों में से मेजोरिटी जिसकी तरफ है वो डिसीजन ले लिया जाता था। Any vacancy caused by such removal was to be filled by the general court for the remaining part of the year. तो ये 25 लोग एक बार सेलेक्ट हो गए, इन्होंने अपना काम एडमिनिस्ट्रेशन का स्टार्ट कर दिया। बीच में अगर साल के इनमें से किसी व्यक्ति के वैकेंसी क्रिएट होती है, किसी व्यक्ति के जाने की वजह से या किसी और कारण की वजह से वैकेंसी क्रिएट होती है, तो उस सिचुएशन में जनरल कोर्ट उस वैकेंसी को रिमूव कर दिया करता था। ये काम जनरल कोर्ट का हुआ करता था कि उस पर्टिकुलर पोस्ट को किसी और व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपे। द कंपनी वॉज ऑथोराइज्ड इन इट्स जनरल कोर्ट टू मेक, ऑर्डेन एंड कॉन्स्टिट्यूट लॉज, ऑर्डर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। तो कंपनी को ये बोला गया था कि जो जनरल कोर्ट है वहां पर कंपनी के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन जो है वो लिए जाएंगे। लेजिस्लेटिव पावर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बहुत दूर दराज इलाके में ट्रेवल करके आए थे और उस टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हुआ करता था, तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ लिमिटेड पावर ऑफ लेजिस्लेशन भी दिया गया था, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, कंपनी को इंटरनल गवर्न करने की जरूरत पड़ती है, तो उस सिचुएशन में वो अकॉर्डिंग टू उस पर्टिकुलर प्लेस, वो पर्टिकुलर जगह के अनुसार, स्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत लेजिस्लेटिव पावर उनको दी गई थी। द कंपनी इन इट्स जनरल कोड टू मेक, ऑर्डेन एंड कॉन्स्टिट्यूट लॉज, ऑर्डर्स, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। तो कंपनी अपने जनरल कोर्ट में लॉज कॉन्स्टिट्यूट कर सकती थी और कुछ इस जो भी गुड गवर्नेंस के लिए रिक्वायर्ड था इस तरह का कुछ भी वो लेजिस्लेशन जो है वो क्रिएट कर सकती थी। These laws were to be reasonable and were not to be contrary or repugnant to the laws, statutes or customs of the realm of England. तो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले ही बताया गया था कि आपको लिमिटेड पावर ऑफ लेजिस्लेशन दिया जा रहा है, तो आप लोग ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएंगे जो इलॉजिकल हो और इंग्लिश लॉज के अगेंस्ट जाता हो। तो ये ध्यान में रखना है कि जितने लॉज बनाए जाएं लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा वो सब जो है रीजनेबल हो, लॉजिकल हो और इंग्लैंड के कस्टम ट्रेडिशन से मैच होना चाहिए, उसके अगेंस्ट या उसके कॉन्ट्ररी कुछ ना हो। द कंपनी कुड इम्पोज पेन्स, पनिशमेंट एंड पेनल्टीज बाय वे ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ बॉडी एंड फाइन्स। तो अगर लेजिस्लेशन पावर ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई तो कुछ हद तक जुडिशियल पावर्स भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। वो लोग अगर कोई उनके आदेश की अवेल ना करता था तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट दे सकते थे, उनके ऊपर पेनल्टी लगा सकते थे, लेकिन पनिशमेंट भी लिमिटेड पावर ऑफ पनिशमेंट इनको दी गई। इनको ये बोला गया कि अगर आप किसी को पनिश भी कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर आप इम्प्रिजनमेंट लगा सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं। इनिशियली डेथ पेनल्टी या डेथ पनिशमेंट देने की परमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दी गई थी। It was laid down that these penalties and punishment must be reasonable and should not be contrary or repugnant to the laws, statutes and customs of English custom. तो लिमिटेड पावर ऑफ लेजिस्लेशन दिया गया, तो उसके तहत पनिशमेंट देने का अधिकार भी लिमिटेड रखा गया और सिर्फ बाय वे ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऑफिसर्स को पनिश कर सकती थी अगर कोई उनके बनाए हुए कानून की अवेल ना कर रहा है। और ये लिखा गया, मेंशन किया गया कि पनिशमेंट लॉजिकल, रीजनेबल होना चाहिए और इंग्लैंड के कस्टम्स ट्रेडिशंस के विरुद्ध में कुछ भी नहीं होना चाहिए। There was no reference to any factories or territories in this grant of legislative power. तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उनको कहीं भी
चार्टर में ये चीज मेंशन नहीं करी गई कि आप लोग जो है इस इंडियन रीजन में कोई भी एम्पायर आपको क्रिएट करनी है, या आपको कोई वॉर लड़नी है, या वहां जाकर टेरिटरी एक्वायर करनी है। उनको ये बोला गया कि आप लोग वहाँ एज ट्रेडिंग कंपनी जा रहे हैं, एज ट्रेडिंग कंपनी के लिए क्या क्या लॉज रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है वो सब उनको ग्रांट करी गई। तो इससे पता चलता है कि चार्टर 1600 जब ग्रांट किया गया तो फिर इंग्लैंड को कहीं भी ना खुद ही अंदाजा था और ना ही उनको ऐसा कुछ उनका इंटेंशन था कि वो इंडिया में अपनी एक एम्पायर क्रिएट करें। तो ये चार्टर के थ्रू जो भी कुछ मेंशन किया गया है वो एज ईस्ट इंडिया कंपनी, एज ट्रेडिंग कंपनी जो ठीक लगेगा वो उनको अलाउड था। ईस्ट इंडिया कंपनी को लिमिटेड पावर ऑफ लेजिस्लेशन दिया गया था। वो टोटली फ्री नहीं थे कि इंडिया में जाके कुछ भी आपको करना है या आप कर सकते हैं, इस तरह का कुछ नहीं। दे वर बाउंड बाय द रेगुलेशंस ऑफ चार्टर 1600। नो लॉ प्रिस्क्राइबिंग कैपिटल पनिशमेंट कुड बी इनेक्टेड बाय द कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी कैपिटल पनिशमेंट देना अलाउड नहीं था, ना ही वो इस तरह का कोई लॉ बना सकते थे। कैपिटल पनिशमेंट देने की आजादी उन्हें तभी मिलेगी जब वो फ्यूचर में आगे आने वाले टाइम पीरियड में जब एक नया चार्टर ग्रांट होता है उसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स बढ़ाई जाती हैं। फिलहाल 1600 के चार्टर में उनके पास लिमिटेड पावर ऑफ लेजिस्लेशन और पनिशमेंट हुआ करता था। तो हम इस पूरे के पूरे चार्टर के इनिशियल स्टार्टिंग से ही देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह ही एस्टेब्लिश करना चाह रही थी, और वो कोई इंडिया में अपना रूल स्थापित करने की या टेरिटरी एक्वायर करने का कोई भी इंटेंशन लेकर इंडिया में नहीं आई थी। On May 31st, 1609, the charter of the company was renewed by James I. It was placed on a perpetual basis, subject, however, to the right of Crown to determine it on 3 years' notice on proof of injury to the public. तो 31 में 1609 में चार्टर को रिन्यू किया जाता है, एक और चार्टर भेजा जाता है जेम्स फर्स्ट द्वारा, और इसमें ये मेंशन किया जाता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पहले परमिशन मिली थी 15 इयर्स की, उसको परपेचुअली इंक्रीज किया जाता है। मतलब वो हमेशा के लिए उनके पास ये अधिकार रहेगा। और अब पहले 2 साल का नोटिस पीरियड दिया गया था, अब 3 साल का नोटिस की जो है वो बात करी गई कि 3 साल का नोटिस अगर अब 1609 के बाद कभी ऐसी स्थिति पनपती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाई या प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, कुछ भी इस तरह की हरकत कर रही है, तो उस सिचुएशन में उन्हें 3 साल का नोटिस पीरियड दिया जाएगा ताकि वो अपना कंपनी को वाइंड अप करके वापस लौट जाए और ये राइट किसी और को दे दिया जाए। तो 1609 में हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छा काम कर रही थी, जिसकी वजह से ही ये इनको परपेचुअल एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट जो है वो दिया गया। All the other privileges, powers and rights which were to be granted in 1600 to the company by Queen Elizabeth were continued without any modifications. तो 1609 के चार्टर में टाइम लिमिट का एक्सटेंशन हम देखते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी सब जो पावर्स, प्रिविलेजेस, अधिकार 1600 में ग्रांट किए गए थे उनको एज इट इज छोड़ा गया है। तो उन वहाँ उस लेवल पे कोई मॉडिफिकेशन हम 1609 में नहीं देखते। अब क्वेश्चन आता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर ग्रांट हो गया, सब पावर प्रिविलेजेस ग्रांट हो गई, तो उन्होंने सूरत को ही क्यों अपना फर्स्ट इलाका चुना, या ऐसा इलाका क्यों उन्होंने अपनी स्टार्टिंग जो है वो सूरत से करी? तो इसके 2-3 मेजर रीजंस बताए गए हैं। सबसे पहला तो कि सूरत एक ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था मुगल एम्पायर में, और यहाँ पर पॉपुलेशन अच्छी खासी थी। तो ऐसे इलाके जहाँ पर पॉपुलेशन अच्छी खासी होगी, जहाँ पर जिसकी रेपुटेशन ऑलरेडी एक बहुत अच्छे पोर्ट की तरह होगी, वहाँ पर मान के चला जाएगा कि यहाँ पर बिजनेस अच्छा होगा। और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर सूरत में लोगों का इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स दोनों था। मतलब कि सूरत रीजन ऐसा रीजन था जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेशली जो लोग मक्का मदीना जाया करते थे इंडिया से बाहर, वो सूरत में उनका स्टॉप था, और यहाँ से फिर उनकी जर्नी ऑनवर्ड्स टू मक्का मदीना स्टार्ट हुआ करती थी। तो इस वजह से ये देखा जाता था कि सूरत रीजन में लोगों का आना जाना थ्रू आउट ईयर बना रहता है। तो ऐसी जगह हमेशा मानी जाती है कि वो ट्रेड पर्पस के लिए बहुत अच्छी होगी,
क्योंकि जहाँ पर जिस इलाके में लोग आना जाना करते रहेंगे वहाँ पर खरीदारी या ट्रेड जो है हमेशा अच्छी रहती है। तो इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया में सबसे पहले सूरत को ही चुना, क्योंकि उनको ये फील होता था कि यहाँ पर बिजनेस जो है वो बहुत इजीली सेटअप किया जा सकता है इन कंपैरिजन अगर किसी ऐसी जगह को वो चुनते जो कि इंटरनल रीजन में हो, जहाँ पर ऑलरेडी कमर्शियल अच्छे एस्टेब्लिशमेंट ना हो, तो वहाँ पर बिजनेस सेटअप करना डिफिकल्ट होता है। तो क्यों ना ऐसी जगह चुनी जाए जहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड का जो है वो अच्छा एटमॉस्फेयर अवेलेबल है। The Portuguese were already settled there and they could not be expected to tolerate competitors establishing themselves. A contest between the two took place. The Portuguese naval power was defeated in the year 1612 and the English were successful in establishing their factory in the Indian soil. तो यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो वो ये देखती है कि यहाँ पर हमसे पहले पोर्चुगल के लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे कंपटीशन में एक और कंपनी इंडिया में काम कर रही है। तो एक नेवल कॉन्फ्लिक्ट होती है बिटवीन द पोर्चुगीज एंड द इंग्लिश और उसमें पोर्चुगल के लोग डिफीट हो जाते हैं 1612 में। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ये वॉर जीतने के बाद सूरत रीजन की विदेशी कंपनी एक अपने आप को एक टोटली फ्रीली ट्रेड करने की सक्षम पाती है। जब तक कॉम्पिटिटर्स रहेंगे तब तक कहीं ना कहीं प्रॉफिट में घाटा देखने को मिलेगा। ये देखा जाएगा कि प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कुछ पोर्चुगल के लोग ले जा रहे हैं, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। इसलिए इनिशियली ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इस कॉम्पिटिटर को डिफीट करके अपना कॉम्पिटिशन जो है वो कम कर लिया था। James first dispatched an ambassador, Sir Thomas Roe, at Agra in 1615 and succeeded in securing certain facilities to the English. तो जेम्स फर्स्ट जो हैं उन्होंने सर थॉमस रो को आगरा में जहांगीर से मिलने भेजा था 1615 में, और उन्होंने कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहांगीर से ली थी। तो उनमें से 3-4 मेजर वो प्रोमिसेस हैं। पहला प्रॉमिस है दैट द इंग्लिश वर टू बी अलाउड टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिलीजन एंड लॉज विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये वादा किया गया कि भाई आप लोग जब तक हमारे डोमिनियन में है तब तक आपको कोई भी रिलीजियस कस्टम ट्रेडिशन फॉलो करने को मजबूर नहीं किया जाएगा। आप लोग अपने अनुसार अपने रिलीजन कस्टम या लॉज को फॉलो कर सकते हैं। मतलब मुगल एम्पायर की तरफ से या मुगल एम्पायर की तरफ से किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस इस स्फीयर में नहीं किया जाएगा। सेकंड है डिस्प्यूट्स अमंग देम वर टू बी रेगुलेटेड बाय देयर ओन ट्रिब्यूनल्स। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट जनरेट होता है आगे आने वाले टाइम पीरियड में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस मैटर्स को खुद हैंडल कर सकती है। कोई उनसे ये नहीं कहेगा कि आप इंडियन लॉज को फॉलो करो, इंडियन कोर्ट्स में जाओ या इस तरह का कुछ भी। तो अगर दो इंग्लिशमैन के बीच में डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट इंग्लिशमैन अपने खुद के ट्रिब्यूनल्स में जाके सॉर्ट आउट करेंगे या वहाँ डील किए जाएंगे। Disputes between an Englishman on one hand and any Hindu or Muslim on the other were to be settled by the established local नेटिव अथॉरिटीज। तो अगर इन केस झगड़ा होता है किसी अंग्रेज और किसी इंडियन के बीच में, तो उस सिचुएशन में लोकल नेटिव कोर्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ पर ही जो है इनिशियल डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर एक इंडियन की डिग्निटी और लाइफ का सवाल है। और एज इन उस टाइम पीरियड में क्योंकि हमारे देश में मुगल रूल चल रहा था, तो किसी भी इंडियन व्यक्ति के साथ कुछ बुरा ना हो, इसलिए ये बोला गया कि अगर कोई इंडियन इन्वॉल्व है, हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी इन्वॉल्व है झगड़े में, तो उस सिचुएशन में इंडियन लोकल कोर्ट्स में फैसला किया जाएगा। In all cases of complaints and controversies, the Mughal governor or Qazi of the place was required to do justice to the English. अगर किसी भी मुगल गवर्नर और काजी के पास ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई ऑफिसर कंप्लेंट या कुछ भी लेके आता है, तो उस सिचुएशन में हम मतलब कि मुगल एम्पायर ये इंश्योर करेगा कि अंग्रेजों के साथ जो है पूरा न्याय और डिग्निटी के साथ डील किया जाए। इस तरह के प्रोमिसेस जो है वो सर थॉमस रॉस से किए गए थे, जहांगीर ने किए थे जब उन दोनों की मीटिंग 1615 में हुई थी। सूरत में अब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? It was first presidency known as Surat due to the fact of its administration was conducted by a president or governor and council. तो ये पहली प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पर जो जो
पूरा का पूरा गवर्नेंस था, वो गवर्नेंस कुछ पर्टिकुलर लोगों के हाथ में रहा करता था। जैसे कि हमने पढ़ा कि हर साल एक गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स सेलेक्ट हुआ करते थे। तो जहाँ जहाँ पर ये सिस्टम था कि वन वन प्रेसिडेंट एंड 24 डायरेक्टर्स, वो सिस्टम जो है जहाँ जहाँ पर इन्होंने अप्लाई किया उस सिस्टम को प्रेसिडेंसी सिस्टम बोला करते थे। तो सूरत में ये सिस्टम लागू हुआ था, इसलिए सूरत वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी। और इस प्रेसिडेंसी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो गवर्नर एंड काउंसिल के पास रखी गई। द प्रेसिडेंट डिड नॉट हैव एनी वीटो पावर बाय व्हिच ही कुड ओवररूल हिज कोलीग्स इन द काउंसिल। तो जैसे कि पहले बताया गया कि सब कुछ डेमोक्रेटिक वे में किया जाता था, तो इस वजह से प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो या स्पेशल वोट का अधिकार नहीं था। जब वोटिंग हुआ करती थी 25 लोग वोट डाला करते थे, हर उन 25 लोगों में से हर व्यक्ति की ओपिनियन या उसकी वो कंसिडरेबल थी। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई प्रेसिडेंट ने वोट डाल दिया तो जो प्रेसिडेंट चाहेगा वो होगा। तो सब 25 लोग बराबरी तौर पर कंसिडर किए गए थे। कोई भी वीटो पावर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट को नहीं दी गई। The servants of the company were divided into three classes. The junior most were known as writers. They had to serve as such for 5 years on a small salary of 10 euro per year. After that period, the servants became factors and their salary increased as तो जैसे जैसे प्रमोशन हो रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन का, वैसे वैसे उसकी सैलरी बढ़ती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने लोग इंडियन रीजन में आए, उन सभी लोगों की कैटेगराइजेशन करी गई थी। जो सबसे जूनियर मोस्ट था वो राइटर कहलाया। राइटर को जब 5 साल इंडिया में हो गए तब तब उस व्यक्ति का प्रमोशन किया जाता था। राइटर की सैलरी 10 यूरो पर ईयर सालाना थी। जब इस व्यक्ति को 5 साल हो जाते थे इसकी सैलरी डबल कर दी जाती थी और इसको अब फैक्टर कहेंगे। फैक्टर को जब 3 साल और हो गए तो वो सीनियर फैक्टर कहलाता था और उसके बाद उसकी सैलरी फिर से डबल हो जाती थी जब उसको और टाइम पीरियड बीतता था। तो सबसे ऊपर इंडियन रीजन में जो व्यक्ति काम किया करता था वो मर्चेंट कहलाता था। तो मर्चेंट जो है वो टॉप मोस्ट कैटेगरी थी। तो टॉप मोस्ट कैटेगरी जो होती है, टॉप मोस्ट कैटेगरी जो मर्चेंट्स की मानी गई, उसकी हाईएस्ट सैलरी हुआ करती थी, मतलब कि उसकी सैलरी 40 यूरो की दी गई। अब ये जो सैलरी जो इन्होंने प्रोवाइड कराई, ये सैलरी उस टाइम पीरियड में बहुत लोगों ने बोला कि ये सैलरी जो है वो कम है। तो कम है सैलरी, तो इसका मतलब क्या है कि लोग कुछ और जरिया तलाशेंगे अपनी इनकम जो है वो बढ़ाने का। तो इनकम बढ़ाने का क्या तरीका लोग ढूंढ सकते हैं? वो खुद अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं। तो चार्टर 1600 में ये चीज़ मेंशन करी गई कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है या उसको ये लगता है कि भाई मेरा इतने पैसे में गुजारा नहीं चलेगा इंडिया में, तो उस व्यक्ति को ये आज़ादी थी कि वो व्यक्ति प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हो सके। इसके अलावा हर व्यक्ति का बोर्डिंग और लॉजिंग का अरेंजमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। और जैसा कि मैंने बताया कि डेफिशिएंसी अगर किसी को अपनी सैलरी में फील हो रही है तो सर्वेंट जो है वो आज़ाद था। सर्वेंट से यहाँ मतलब ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में था वो व्यक्ति अपने हिसाब से इंडियन रीजन में प्राइवेट ट्रेड कर सकता था अगर उसको ये फील होता है कि मुझको सैलरी प्रॉपर या इनसफिशिएंट जो है वो दी जा रही है। तो The English at that time thus lived under two-sided law. For some cases the English law and for other cases the Indian law operated on them. तो ये टू साइडेड लॉ का सिस्टम ऐसे है कि अगर दो अंग्रेज का कॉन्फ्लिक्ट है तो इंग्लिश कोर्ट में जाएंगे, वहाँ तो इंग्लिश लॉ ही लगेगी। और अगर एक इंडियन और एक इंग्लिश सिटीजन आपस में डिस्प्यूट में है तो कहाँ जाएंगे? इंडियन जो नेटिव लोकल बॉडीज हैं वहाँ पर जाएंगे। तो उस सिचुएशन में इंडियन लॉ लगेगी। तो हमारे यहाँ इंडिया में सूरत रीजन में जितने अंग्रेज लोग आए या जो आए एज पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो डबल या डुअल लॉज उन्होंने जो है वो फेस किया। In Surat, no regular tribunals were started for deciding cases arising among the Englishmen themselves. The president and the council of the factory had authority to administer justice in criminal cases. तो सूरत रीजन में कोई भी विशेष अलग से सेटअप नहीं बनाया गया इस तरह
डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल, जो उस पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी में, मतलब सूरत में जो प्रेसिडेंट था उसके साथ के 24 साथी लोग थे, उनको ये अथॉरिटी दी गई थी कि आप अपने हिसाब से क्रिमिनल केसेस जो हैं वो डील कर सकते हैं। बाद के टाइम पीरियड में 1623 में जेम्स फर्स्ट ने ये अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया कि वो अपने हिसाब से जो भी एज पर रिक्वायरमेंट है वो कमीशन के थ्रू जो है वो इस तरह का कोई भी सेटअप जो है वो बना सकती है। तो अब 1623 में कहीं जाकर इनको ये अधिकार दिया गया कि ये लोग डेथ पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस जो है किसी के ऊपर इन्फ्लिक्ट कर सकें, लेकिन इसके लिए विशेष कैटेगरी होना जरूरी था कि एक पहली सिचुएशन में डेथ सेंटेंस कब मिल सकता है, जब कोई व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह या षड्यंत्र करे। तो ऐसा कुछ सिचुएशन अगर बनती है कि कोई व्यक्ति षड्यंत्र कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, म्यूटिनी या फैल्कनी की सिचुएशन में उसे डेथ पनिशमेंट दिया जा सकता है। सेकेंडली, इट कुड बी इन्फ्लिक्टेड ओनली आफ्टर ट्रायल विद द हेल्प ऑफ जूरी ऑफ 12 और मोर इंग्लिशमैन। और दूसरी सिचुएशन में अगर इस तरह का कुछ भी इंसिडेंट देखा गया है तो उस सिचुएशन में 12 लोगों की जूरी बैठेगी और जब जाके उस व्यक्ति को डेथ सेंटेंस जो है वो प्रोनाउंस किया जाएगा। तो ये थोड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम डेथ सेंटेंस देने का रखा गया था इनिशियल टाइम पीरियड में। उसके बाद 1687 तक हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट एंड काउंसिल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे। तो 1687 के बाद सूरत अपनी प्रोमिनेंस खो देता है और जो प्रोमिनेंट प्रेसिडेंसी जो उसमें आती है, इम्पोर्टेंस में आती है, वो है बॉम्बे। सूरत रीजन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एम्पायर, अपना ट्रेडिंग एम्पायर और फैलाती है इंडिया में। बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा को भी ऐसी वहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर्स जो है स्टैब्लिश किए जाते हैं। सूरत देन बिगेन टू लूज ऑल इट्स इंपॉर्टेंस एंड बॉम्बे बिकेम द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कंपनीज एक्टिविटीज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो सूरत रीजन अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी और कई सारी जगहों पर अपना ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश करती है, तो ये देखा जाता है कि धीरे धीरे सूरत की इम्पोर्टेंस घट जाती है और बड़े सेंटर्स जब डेवलप होते हैं जैसे बॉम्बे, तो बॉम्बे सूरत की जगह बाद में ले लेता है और सारी मेजर ट्रेडिंग एक्टिविटीज बाद में बॉम्बे के थ्रू या बॉम्बे को जो है सीट ऑफ गवर्नेंस बोला गया। तो सूरत इनिशियली टाइम पीरियड में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाता है। सूरत से ही ईस्ट इंडिया कंपनी की बिगनिंग इंडिया में स्टार्ट होती है, लेकिन बाद के टाइम पीरियड में बड़े शहर बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास जैसे कि वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बसाए और वहाँ पर भी बहुत अच्छी ट्रेड जो है वो करी। So that's all about the Surat administration by the Britain. Thank you so much all.